दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे थंबनेल पर आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा जिसके नीचे अक्षय मलिक लिखा हुआ है। ये बच्चा बहुत मासूम और बहुत प्यारा बच्चा है, लेकिन आजकल जो सरकार है ना, वो बच्चों को रोज़गार तो दे नहीं रही। इसलिए बच्चे ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से मेहनत की जाए, 2 पैसे कमाए जाए ताकि वो अपना और अपने परिवार का खर्चा चला सके। तो ऐसे में ज़्यादातर बच्चे जिनको नौकरी नहीं मिलती, वो यूट्यूब का चैनल बना लेते हैं और उसमें मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, और उनकी यही एक सोच होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी न्यूज़ डाली जाए, ऐसे वीडियो बनाए जाएँ कि लोग पसंद करें और उनका जो वीडियो वो चले, चैनल उनका चले, और यूट्यूब उसके ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट आती है वो एडवर्टाइजमेंट में से पेमेंट देती है चैनल को चलाने वालों को। जितना ज़्यादा चैनल सक्सेस रहेगा उतनी ज़्यादा पेमेंट उनको मिलती है। कहने का मतलब ये है कि अगर चैनल ठीक ठाक चले तो उसका गुजारा हो जाता है, गवर्नमेंट जॉब जितनी उसको पेमेंट मिलने लग जाती है। तो ऐसे में क्या करते हैं बच्चे के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पॉपुलर करने के लिए सनसनीखेज न्यूज़ बना लेते हैं और ये प्रयास करते हैं कि सनसनीखेज न्यूज़ बनेगी तो लोग उसको पसंद करेंगे तो वीडियो चलेगी। अब ऐसा ही इस बच्चे ने किया। वह ये था दोस्तों कि कुछ बच्चे इसको पता चल गया कि कहीं झगड़ा करने जा रहे हैं, तो इसने सोचा आगे अगर झगड़े की मैं डायरेक्ट वीडियो बनाऊंगा तो पॉपुलैरिटी मिलेगी, उसको लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा और सनसनी भी होगी। तो ये उन बच्चों के साथ पता नहीं अलग से गाड़ी में या उनके साथ या किसी तरह, कहने का मतलब ये कि जहाँ वो बच्चे झगड़ा कर रहे थे वहाँ चला गया और रील बनाने लग गया वहाँ पर। तो उसमें दोस्तों वो जो झगड़ा करने लग रहे थे, झगड़ा करते करते पता नहीं वो बच्चे कैसे थे या अचानक उन मुँह तेज ना आ गया, क्या होगा, जिस बच्चे के साथ वो लड़के झगड़ा करने लग रहे थे उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। मतलब हो गया उनके हाथों से उसका मर्डर, चाहे वो नासमझी में हुआ हो या जोश जोश में हुआ हो या गलती से हुआ हो या जानबूझ के, ये मैटर नहीं है। लेकिन दोस्तों ये गया तो था ये बच्चा अक्षय मलिक अपना वीडियो बनाने के लिए, अपने वीडियो में पॉपुलैरिटी के लिए, लेकिन उस स्थान के ऊपर, ग्राउंड जीरो के ऊपर इसकी प्रेजेंस तो साबित होगी ना। क्योंकि जब बच्चे का उस सामने वाले बच्चे का मर्डर हुआ तो पुलिस केस तो होना ही होना था। पुलिस केस हुआ, जांच की, उन्होंने देखे कौन कौन थे, तो जो देखने वाले थे उन्होंने किसी ने पहचान लिया होगा कि वो अक्षय मलिक नाम का लड़का भी था। तो ओबियसली जब नाम था और वीडियो बनाने लग रहा था तो पुलिस ने अरेस्ट किया ही किया, और पुलिस ने उसके साथ ही इस लड़के के ऊपर भी 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया और भी कई धाराओं के अंदर। इसका वो जो चैनल वो आ गया था बेक ऑफ हरियाणा, तो उसमें नाम आने से उसका वो चैनल भी खत्म हो गया और उसको जेल भी हुई। हालांकि अब ये जमानत के ऊपर है, लेकिन काफ़ी कई महीने इसको जेल में बिताने पड़े। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ दोस्तों कि क्या इस तरह की पत्रकारिता करना या इस तरह का सनसनीखेज न्यूज़ बनाना, क्या ये उचित है? चलो मैं आपको 1-2 उदाहरण और बताता हूँ। एक ये भिवानी में मनीषा नाम की लड़की का जो हुआ था ना, उसके साथ हादसा हुआ था, तो उसको कवर करने के लिए सबसे पहले मुझे लगता है कि ये देसी पत्रकार कर्मू धर्मू होता है, उसमें वो लड़का कर्मू यानी कर्मवीर गया। तो वहाँ पर उसने वीडियो बनाई, लोगों को वो किया, तो उसकी वीडियो काफ़ी मेहनत करते हैं वो बच्चे, ऐसी जगह के ऊपर सबसे पहले पहुँचते भी हैं और जाना भी चाहिए, एनर्जेटिक बच्चे हैं वो। लेकिन उन्होंने पता नहीं वीडियो में क्या कहा, कैसे कहा कि वो पुलिस के उसके जांच के खिलाफ ही उसके ऊपर उंगली उठा रही थी। तो पुलिस ने उसके ऊपर कर दिया केस दर्ज करके उसको जेल भेज दिया। हालांकि अब वो जमानत पे बाहर आ चुका है, लेकिन केस दर्ज तो उसके ऊपर हो ही गया। और इसके अलावा और भी जो कई बच्चे थे जिन्होंने सनसनीखेज बनाने की कोशिश की थी, उनके ऊपर भी FIR दर्ज होगी। हालांकि भले ही वो जेल से छूट गए हों या ना गए हों, लेकिन बोधरेशन तो हुई ना, एक तरह से प्रताड़ना तो हुई ना। अच्छा, दूसरा फिर ये लड़का कर्मू था, वहाँ से छूट कर फिर ये करनाल में रोडवेज कर्मचारी कुछ हड़ताल करने लग रहे थे, तो वो हड़ताल करने लग रहे थे, वहाँ चला गया। ये भी अच्छी बात, अभी किसी की आवाज़ उठाना कोई बुरी बात नहीं है और उठानी भी चाहिए। अगर किसी को, मजदूरों को या किसी और को कोई प्रॉब्लम है तो उनकी आवाज़ मीडिया ही उठाता है, मीडिया को उठानी भी चाहिए। लेकिन इसने गलती क्या कर दी कि वहाँ पर वो GM थे करनाल में, रोडवेज के GM, महाप्रबंधक जिसको बोलते, तो उनके ऑफिस में वो जो हड़ताली कर्मचारी थे उनके साथ ही उनके ऑफिस में घुस गए। तो पहली बात तो ये है कि इस तरह किसी के ऑफिस में घुसना ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। ये सबसे पहली गलती थी। इसको करना क्या चाहिए था कि पहले, ठीक है मैंने भी इस तरह की रिपोर्टिंग की है, इस तरह की रिपोर्टिंग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल का आदमी को जरूर पालन करना चाहिए। तो
प्रोटोकॉल ये कहता है कि पहले रोडवेज के जो जीएम थे उनसे परमिशन लेनी चाहिए थी कि सर ये समस्या है, ये आदमी कहना चाह रहे हैं और मैं फला हूँ, अपनी इंट्रोडक्शन देनी चाहिए और मैं आपसे इस विषय में बात करना चाहता हूँ। अगर वो परमिशन देता है तो ही जाना चाहिए, और अगर परमिशन नहीं देता तो वो अपने वीडियो में कह सकता है कि मैंने प्रबंधक से, रोडवेज के जो जीएम थे उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया। ये उल्टा ज़्यादा बेटर वो है, क्योंकि उससे फिर ये निश्चित हो जाता है कि भाई अगले का कसूर है इसलिए नहीं बात करना चाह रहे, और ये जो हड़ताली कर्मचारी हैं ये दोषी हैं, वो ये निर्दोष है, इनकी मांग जायज़ है। तो ये मैसेज आता पब्लिक के अंदर। लेकिन वो हुआ क्या है कि न तो परमिशन ली, और वहां पर मैंने वीडियो देखी उसमें वो रोडवेज जीएम से ऐसे उंगली उठा के बात करने लग रहे। कोई भी व्यक्ति है जो रोडवेज के जीएम के पद पर जाता है दोस्तों, वो बहुत मेहनत से जाता है, ऐसे नहीं चला जाता कि किसी की भी अपॉइंटमेंट हो जाए। उसको HCS का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, यानी सिविल सर्विस का एग्जाम पास करना पड़ता है, तब जाके उस पद पर पहुंचता है। तो पहली बात तो यह कि जो इतना मेहनती आदमी हो, इतना योग्य व्यक्ति हो और उस पद पर पहुंचा हो, तो उस पद का सम्मान हमें करना ही करना चाहिए। और ये ठीक है, हर एक आदमी का, चाहे किसी के पास कोई पद हो या ना हो, लेकिन सम्मान तो हर एक का करना चाहिए। लेकिन उस आदमी का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिसको सरकार ने इतने बड़े पद पर अपॉइंट किया हुआ है। खैर दोस्तों, बात चल रही थी वो बात करने के तरीके से, तो मुझे लगा कि वो जो बात करने का तरीका था वो शायद अनुचित था, और किसी भी अधिकारी से, किसी आदमी से इस तरह बात नहीं की जाती जैसे कि कर्मों ने की। उसका अंजाम क्या हुआ, उन्होंने भी वीडियो बना ली, और वीडियो बना के ना जो गुस्से में या उन्होंने जो भी कर्मवीर ने बोला था वो वीडियो बना के ना उनके ऊपर केस दर्ज करवा दिया, और अलग अलग धाराओं में। ये बात फैक्ट है कि इस तरह किसी सरकारी अधिकारी को डिस्टर्ब करना, उसकी बगैर परमिशन के उसके ऑफिस में घुसना, ये सरकारी काम में बाधा है, इसमें मैं मानता हूँ। ऐसा किसी भी पत्रकार को नहीं करना चाहिए। तो उसके ऊपर केस दर्ज होगा। अब ठीक है, उसके ऊपर एक धारा, मैं धर्मवीर का एक वीडियो देखने लग रहा था, तो उसमें कह रहा था कि बड़ी खुशी की बात है कि इन धाराओं में से एक धारा हट गई। तो एक धारा हट गई, ये अच्छी बात है, लेकिन वो बाकी की धाराएं क्यों लगी, सवाल ये है। तो क्या प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना चाहिए था कर्मों को? मेरे हिसाब से प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था, और हर पत्रकार को प्रोटोकॉल को नहीं भूलना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। और जो एटिकेट्स हैं, जो नियम है, जो मर्यादा है, उनमें रहकर ही पत्रकारिता करनी चाहिए। मैं आपको अपने साथ हुए 2 केस सुनाता हूँ दोस्तों। एक बार रेवाड़ी से मेरे पास कोई आदमी आया है, और उसने कहा कि अक्सर मेरे को ये दिक्कत है कि मैं अपनी बेटी का एडमिशन वहाँ करवाना चाह रहा हूँ, और वहाँ जो व्यक्ति है वो जाटों के खिलाफ है, जाट कम्युनिटी के खिलाफ है, और वो विशेष उनको ही एडमिशन देता है। तो मैंने पूछा कि आपकी बेटी के अंक, यानी उसमें मेरिट में नंबर आता है या नहीं आता है, वो बताइए। तो मैंने उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाए और उसकी जो मेरिट लिस्ट वो देखी, तो उसमें वास्तव में उस बच्ची का नंबर आता था। तो मैंने उस अधिकारी को, जो कि जिसने एडमिशन से डिनाई कर दिया था, वो कॉलेज का प्रिंसिपल था, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि सर मैं फला आदमी बोल रहा हूँ और आपके अगेंस्ट मेरे पास ये शिकायत आई है। उससे पहले मैंने उस कंप्लेंट करने वाले से एफिडेविट ले लिया था कि ये मेरे को प्रॉब्लम, और वो आदमी ऐसे करने लग रहा है। तो उन्होंने, प्रिंसिपल को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, आप गलत हुआ, मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं उस बच्ची का एडमिशन देने के लिए। मैं ठीक है जी, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, आप मुझे मिलने की इजाज़त दें। अगर आप नहीं मिलेंगे तो मैं ये समझूंगा कि उस आदमी की बात में सत्यता है, और मुझे यही छापना पड़ेगा कि आपने मुझे मिलने से मना कर दिया। तो उनको भी कुछ समझ में आया। बोला ठीक है, कौन है जी आप? मैंने फिर अपना इंट्रोडक्शन किया, माजी मैं हूँ। बोला ठीक है जी, आप आ जाइए, देखता हूँ। यानी उनके सुर में ऐसा था कि एक तरह से धमकी थी। चलिए कोई बात नहीं, मैं उनके ऑफिस में गया। सबसे पहले मैंने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया। माजी मैं अभी आपसे परमिशन लेके आया हूँ। बोले हाँ, आपने फ़ोन किया था। मैंने दिखाया, ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, और मैं आपसे जो सवाल करना चाहूँ, अगर आप चाहें तो उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं अनधिकृत रूप से आया हुआ हूँ तो आप पुलिस को बुला सकते हैं। उसके बाद मैं पुलिस के सामने ही बात कर लूँगा, क्योंकि मुझे तो जो आपसे पूछना है वो पूछना ही पूछना है। और हाँ, मैं आपको जवाब देने के लिए भी बाध्य नहीं करता, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। लेकिन फिर मुझे यही लिखना पड़ेगा कि आपने जवाब देने से मना कर दिया, और उससे अननेसेसरी आपके ऊपर डाउट जाएगा। तो ज़्यादा बेटर यही है कि आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें। बात उनके समझ में आई। खैर उन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया। उसके बाद उनको लगा कि हाँ, ये बात तो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं सारा प्रोटोकॉल का पालन करने लग रहा था। उन्होंने कहा बताइए जी। तो मैंने कहा जी आपके ऊपर यही एलिगेशन है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, ऐसा कैसे कह सकते हैं।
तो मैंने उस बच्चे की मेरिट लिस्ट और उसके अंक और वो माजी ठीक है इस बच्ची के इतने नंबर है, मेरिट में इतने पोजीशन में, तो आप जो बच्ची एडमिशन आप कर रहे हैं आप मुझे उनकी लिस्ट दिखा दीजिए। मैं मान लूँगा कि आप ठीक हैं, तो वो लिस्ट नहीं दिखा पाए तो उस बच्ची का एडमिशन करना पड़ा उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का होना चाहिए। अच्छा, दूसरा फिर एक केस और बताना चाहूँगा। एक बार ये केस था चरखी दादरी का, और एक फिर रेवाड़ी से केस आया मेरे पास। तो रेवाड़ी से रोहतक के किसी आदमी ने ये कहना कि मैं आपकी बच्ची का MBBS में एडमिशन दिलवा दूंगा और आपको इतने लाख रुपए देने पड़ेंगे। मेरी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सीधी जान पहचान है और ये पैसे जाएंगे प्रोफेसर वीरेंद्र के थ्रू भूपेंद्र हुड्डा जी के पास जाएंगे। अब रोहतक का आदमी था, उसने भी उसका नाम सुना होगा, उसने सोचा होगा भाई ये तो ठीक ही कह रहे हैं। हालांकि मैं प्रोफेसर वीरेंद्र जी मेरे अच्छे मित्र रहे हैं, वो इस टाइप का काम नहीं करते, मुझे अच्छी तरह पता। भूपेंद्र हुड्डा जी उनको तो कौन नहीं जानता, वो छोटे छोटे इनके पैसे, उनका खुद का इतना वो स्टेटस है कि ये ऐसे एडमिशन करवाने में पैसे थोड़ी लेंगे। लेकिन उस आदमी ने कह दिया तो वो पैसे उन्होंने दे दिए जी। वो पैसे दे के ना वो डकार गए और वो कह रहे हाँ जी दे रखे हैं, यहाँ हो जाएगा वहाँ हो जाएगा ऐसे होगा, और उन्होंने मतलब 6-7 महीने लगा दिए। तो वो आदमी मेरे पास आए तो उन्होंने कहा जी ये प्रॉब्लम है। तो मैंने उस आदमी को मैं भी जानता था, तो मैंने फ़ोन किया उस आदमी को कि माँ जी मैं ये बोला हाँ जी मैं जानता हूँ दलाल साहब आपको, आप लोगों ने इनसे पैसे लिए हुए हैं? बोला नहीं जी किसने कहा है? मैं ठीक है, आपने इन लोगों को ये कहा है कि मैं भूपेंद्र हुड्डा के पास ये रिश्वत के पैसे जाएंगे, प्रोफेसर वीरेंद्र जी के थ्रू जाएंगे। तो मैं अभी प्रोफेसर वीरेंद्र जी से बात कर लेता हूँ और प्रोफेसर वीरेंद्र जी से बात करके ना मैं डायरेक्ट भूपेंद्र हुड्डा जी से ही पूछ लूँगा जी उस आदमी ने आपके नाम के पैसे लिए हैं और आप तक पहुँचे या नहीं पहुँचे और आपने किस आधार पर पैसे ले लिए। तो वो आदमी घबरा गया ये सुनकर ना। तो उसने कहा 50% पैसे, उसने कहा कि सर ऐसा कर लेते हैं, एक वो लड़ाई थी ना 2 बिल्लियों की बंदर की, तो कोई बात नहीं, लड़ाई हम क्यों वो करें, क्यों ना हम इन पैसों को आपस में बांट लें आधे आधे। तो मैंने उसको बड़ा सुनाया कि माँ तेरे को पता है इस आदमी के पास जो ज़मीन थी वो अपनी ज़मीन बेच दी इस आदमी ने, और सिर्फ इसलिए कि इसकी बेटी डॉक्टर बन जाए। और एक तो अन्याय तुमने किया और ऊपर से तुम मेरे को 50% देकर उस गुनाह में मेरे को भी भाग्य बनाने लग रहे हो, ये बहुत अनुचित है। और मैं अभी भूपेंद्र हुड्डा जी से बात करता हूँ और अभी मैं SP से भी बात करता हूँ। उसने कहा अरे रुके रुके रुके, वो सर 10 मिनट में मेरे ऑफिस में आ गया वो आदमी, और उन आदमियों से उन्होंने हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगी और उन्होंने ये कहा कि 50% पैसे तो आपने अभी पकड़ो और मैं आपको बाकी के पैसे उस दिन दे दूंगा। तो अब मैंने फिर उन आदमियों के ऊपर छोड़ दिया, भाई अब ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम इसके ऊपर केस करना चाहो या नहीं करना चाहो। तो उन्होंने केस नहीं किया, उनके पैसे उनको मिल गए, वो संतुष्ट हो गए। तो ये तरीका होता है पत्रकारिता का, ये नहीं आप कोई भी सनसनीखेज न्यूज इसलिए बना दो कि हमारा चैनल चल जाएगा, लोग उसको पसंद करेंगे। अगर इस मनीषा का मामला भी लिया जाए तो इसमें वीडियो मैंने भी बनाई थी, लेकिन मैंने कभी भी एक साइड की वीडियो नहीं बनाई, हर संभावना के ऊपर मैंने व्यक्त की थी। संभावना इसलिए थी कि कभी भी इस तरह के केसों में कुछ भी हो सकता है, हम कुछ समझते हैं, जोश जोश में गुस्से में हमारी अपनी कोई सोच होती है और अक्सर यही सोचते हैं कि पीड़िता के साथ तो जुल्म हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, ये पुलिस इसकी जांच नहीं करी। तो मनीषा के मामले में भी जांच पुलिस करती, उससे पहले ही तो वो CBI को जांच दे दी गई। तो पुलिस के ऊपर उंगली उठाना कहाँ तक जायज है, मैं ये आज तक नहीं समझ पा रहा। या फिर अगर कोई आदमी किसी कॉलेज का पार्टनर होता है या उसका रिश्तेदार होता है तो महज इस बिना के ऊपर उसके ऊपर ये आरोप लगा देना कि ये उनका पार्टनर है इसलिए उनको बचा रहा है और वहाँ इस बच्ची के साथ रेप हुआ या मर्डर हुआ, बगैर सबूत के नहीं बोलना चाहिए। पब्लिक क्या बोलती है वो पब्लिक के ऊपर छोड़ दो, लेकिन मैं खासकर ये यूट्यूब के जो पत्रकार हैं इनको कहना चाहूँगा कि जब तक आपके पास फैक्ट ना हो, तथ्य ना हो, प्रूफ ना हो, तब तक आप एलिगेशन मत लगाइए किसी के ऊपर भी। अगर आप एलिगेशन लगाएंगे तो इसी तरह आपके ऊपर FIR दर्ज भी होगी और आपको जेल भी जाना पड़ेगा। और एक बार जब कोई बच्चा जेल में जाता है तो वो तो प्रताड़ित होता है, तो उससे ज़्यादा प्रताड़ना और अपमान उसके परिवार वालों को झेलना पड़ता है। उनको उंगली उनके ऊपर भी उठती है कि इनका बच्चा जेल में चला गया। तो कम से कम इन पत्रकारों को ये सोचना चाहिए कि उनके माँ बाप की भी एक इज्जत होती है, उनका भी भविष्य है। अगर कल को जेल हो जाती है तो वो तो न तो नौकरी के लायक रहेंगे, न किसी को मुंह दिखाने के लायक रहेंगे। और ये रही बात चैनल की, तो चैनल भी ब्लॉक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि पत्रकारिता करें, अच्छी बात है, कमाएं, अच्छी बात है, लेकिन जो भी न्यूज़ दें उसके अंदर फैक्ट होना चाहिए और प्रोटोकॉल का पालन जरूर करना चाहिए। बगैर प्रोटोकॉल के आप कुछ भी करेंगे तो आप प्रॉब्लम में आएंगे ही आएंगे। अब इन बच्चों के ऊपर जो FIR दर्ज हुई है
ठीक है, मैंने भी कहा है कि थोड़ी ज्यादती हुई है, लेकिन इस तरह अगर दूसरा पक्ष देखा जाए तो पुलिस ने कोई गलती नहीं की। क्यों? क्योंकि बगैर सबूत के उसके ऊपर उंगली उठेगी तो पुलिस के पास तो पावर है। हाँ, अगर आपके पास सबूत है तो वो सबूत भी दिखाइए कि ये प्रूफ है, तब पुलिस कुछ नहीं कर सकती। फिर आप अपनी वीडियो बनाइए, लेकिन बगैर प्रूफ के, बगैर फैक्ट के नहीं करना चाहिए किसी भी पत्रकार को, किसी भी यूट्यूबर को। और अगर वो सनसनीखेज के चक्कर में कि इससे मेरी फॉलोइंग बढ़ेगी, इससे मेरा ये होगा, ये भी अनुचित है, ये एथिक्स के खिलाफ है। तो आदमी को अपने किसी भी बिजनेस में एथिक्स का पालन तो करना ही करना चाहिए, एथिक्स के खिलाफ नहीं काम करना चाहिए। और मीडिया का तो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा होता है, इसमें संभल के पत्रकारिता करनी चाहिए, संभल के स्टेटमेंट देनी चाहिए। तो मैं इतना ही कह रहा था दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ और जो जिनके ऊपर वो FIR दर्ज हुई है या वो सही हैं, तो भी आप मेरे को बताएं। हो सकता है मैं अपने विचार चेंज कर लूँ, हो सकता है अपने आप को करेक्ट कर लूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।